नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी विशेषताएं। तो आज के हम इस लेक्चर में एक ओवरव्यू लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का और कोशिश करेंगे इसके सारे सेक्टर को देखने की और समग्र बातों को, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी दोनों को हम देखेंगे, दोनों का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए तो बात करते हैं सीधे इकोनॉमिक्स पर, या इसको अर्थशास्त्र भी हम कहते हैं। अर्थशास्त्र इसको कहते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अर्थ का अध्ययन। अर्थ का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अध्ययन, अर्थ क्या हुआ? अर्थ मतलब हुआ पैसा, संपत्ति, इन समस्त बातों का अध्ययन ही हमारी इस विषय की विषय वस्तु होती है। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ब्रिटेन में प्रबोधन के साथ एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति आए। एडम स्मिथ ने क्या किया, क्योंकि पहले व्यापार को बहुत लोग, व्यापार तो हमेशा से करते थे, प्राचीन काल से चला आ रहा है, दूसरी सदी से चला आ रहा है और पहले से चला आ रहा है। लेकिन जो एडम स्मिथ आए तो इन्होंने कहा जो आप व्यापार करते हैं ना, ये व्यापार आपके चलाने से नहीं चलता है। व्यापार को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति होती है, अदृश्य हाथ होते हैं जो व्यापार को चलाते हैं। इसलिए व्यापार को आप शांति से और व्यापार को खुले तरीके से चलने दिया करें। व्यापार को ज्यादा नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कुल मिला के एक तरीके से एक विचार दिया, उन्होंने पूंजीवाद का विचार दिया कि व्यापार को चलाने के लिए अदृश्य शक्ति होती है, अदृश्य हाथ होते हैं व्यापार को चलाने वाले। तो पूंजीवाद का उन्होंने विचार दिया। इसके साथ आप देखेंगे ये जो विषय है, इसकी विषय वस्तु लगातार बढ़ती गई रही, क्योंकि पूंजीवाद के विचार के कुछ समय के बाद एक कार्ल मार्क्स नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने साम्यवाद का विचार दिया। और साम्यवाद के विचार ने जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, जो धन है, इसको शोषण का मुख्य आधार माना। तो इस तरीके से साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था? इसमें यह था कि जो संपत्ति है ये एक आदमी के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे समाज के हाथों में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी किस्म का व्यक्ति हो, कोई भी कार्य करता हो। तो इस तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था आगे चल के आई। तो अर्थशास्त्र की कुल मिला के बहुत सारी अवधारणा होती है, पढ़ने के दृष्टिकोण ही बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूंजीवाद, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये भी एक दृष्टिकोण हुआ। इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होता है जिसको भारत ने अपनाया हुआ है, यानी हम समाजवादी के गुण भी अपनाते हैं और हम पूंजीवाद के गुण भी हमारी अर्थव्यवस्था में है। तो इस तरीके से ये एक दृष्टिकोण होता है। इसके अलावा और भी दृष्टिकोण होते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमी, मतलब सूक्ष्म तरीके से अर्थव्यवस्था का अध्ययन। दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी, यानी बहुत बड़े संक्षेप में, मतलब जो अर्थव्यवस्था है इसको ओवरव्यू के हिसाब से देखना, इसको बड़े दृष्टिकोण के साथ देखना, जबकि छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, ये माइक्रो इकोनॉमी हो जाएगी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के अध्ययन के विभिन्न प्रकार होते हैं, आयाम होते हैं, जिनके साथ अर्थव्यवस्था को हम समझ सकते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा, आखिर हम अर्थव्यवस्था पढ़ क्यों रहे हैं और अर्थव्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस प्रश्न का जहां तक मैंने जवाब देने की प्रयास किया है, लेकिन कुछ और बातें समझ लीजिए जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी डील्स विद, यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का यहाँ पे मतलब समझ लीजिएगा, गुड्स यानी माल, और सर्विस, गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तु, माल इसको बोलते हैं, जो माल ढुलाई वगैरह ऐसा कुछ एक शब्द होता है, गुड्स इसको बोलते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो हमारे उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, उसको गुड्स बोला जाता है। तो इकोनॉमिक का कार्य क्या होता है? इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन होता है, उसका आपूर्ति होती है, और इसका जो यूज होता है, उपयोग होता है, इसके बारे में चर्चा करता है, इस संबंधित बातें करता है। इसके अलावा ये कुछ कॉन्सेप्ट को भी जोड़ता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति क्या होता है? आप जानते हैं हमारी कुछ मांगें होती हैं जो हमारे बेहतर जीवन के लिए होती हैं। इसमें आपके कुछ संसाधन हो सकते हैं, इसमें आपकी कुछ खाद्य वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो मांग होती है और सप्लाई होती है। सप्लाई मतलब उनकी आपूर्ति की जाती है। अगर ये मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा? चीज महंगी हो जाएगी। और अगर मांग बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कभी कभी टमाटर में होता है कि टमाटर की मांग मतलब ठीक ठाक रहती है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, तो टमाटर महंगे हो जाते हैं। जबकि
आप देखेंगे कई बार एक ऐसा मौसम आता है जहाँ पे टमाटर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन मांग उतनी नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, आपूर्ति ज्यादा होती है, मांग कम होती है, तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट काम करते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसको मांग एवं सप्लाई का मैंने नियम समझाने की कोशिश किया आपको बहुत सरल शब्दों में। मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो जो मार्केट है इसका स्ट्रक्चर, ये काम कैसे करता है, मार्केट में कौन सी चीजें काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये समझने में भी आवश्यक होता है। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मार्केट अपने एक नियमों के हिसाब से चलता है, एक संरचना होती है मार्केट की बेसिक। नेशनल इनकम को मतलब राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ हुआ कि अगर देश में कितने नागरिक रहते हैं, जैसे देश में 1 करोड़ नागरिक रहते हैं और यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है, मतलब देश की जो जीडीपी है ये कितनी है, जीबीए कितना है देश का, कितनी संपत्ति है देश में, इसके हिसाब से नागरिकों के हिसाब से बांटी जाए तो इसको नेशनल इनकम बोला जाता है। इसमें कुछ अमीर नागरिक हो सकते हैं, कुछ गरीब नागरिक हो सकते हैं, तो इस दृष्टि से औसत होता है। जो नेशनल इनकम होती है ये औसत इनकम होती है देश की। इसमें 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और इसमें 1,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति हो सकता है, और देश की जितनी जीडीपी है उसके हिसाब से इसको निकाला जाता है। ठीक है, कई नेशनल इनकम की कई सारी और अवधारणाएं होती हैं, उन पर बात करेंगे बाद में, जिसमें जीडीपी होता है और इसमें और भी अन्य अवधारणाएं होती हैं, आगे ही बात करेंगे हम। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, इसमें डिफ्लेशन भी होता है और अपस्फीति भी होता है, अस्फीति भी होता है, और भी अन्य सब विचारधाराएं होती हैं जो अर्थशास्त्र को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, यानी नीतियां, कि आखिर कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी है। उदाहरण के तौर पर 1991 में एलपीजी रूपी एक नई पॉलिसी अपनाई थी भारत ने। आज आप उसका फायदा देख रहे हैं। हम दुनिया के एक बहुत बड़े फॉरेक्स रिजर्व वाले देश हैं। हम दुनिया की, आप इसी को देखेंगे, इकोनॉमिक्स पॉलिसी अपनाने के कारण ही आज, जो अगर हम आज की बात करें तो देश में करदाताओं की संख्या लगभग दुगनी पहुंच चुकी है। 1.4 करोड़ करदाता है हमारे देश में। ये बहुत बड़ा डेटा है, आपको पता है, क्योंकि इसके पहले 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या, ये जीएसटी करदाता की बात कर रहा हूँ, 70 लाख हुआ करती थी जीएसटी करदाता। आज जीएसटी करदाताओं की संख्या 1.4 करोड़ पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा डेटा है। ये क्यों हुआ? जीएसटी आने के बाद। जीएसटी क्यों आया? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बन चुकी थी जिसमें अप्रत्यक्ष कर के लिए एक एकीकृत ढांचा चाहिए था। ठीक है, इसलिए। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो हम देखेंगे भारत ट्रिपल पी के मामले में। ट्रिपल पी क्या होता है? क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति क्षमता के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। ये क्यों हुआ? ये एलपीजी रिफॉर्म के कारण ऐसा हुआ है। इसके अलावा विनिमय दर के मामले में, जो एक्सचेंज रेट होती है, विनिमय दर, इसके मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो भारत को बड़े बड़े आयाम मिल रहे हैं ना, इसका कारण यही है कि भारत में 1991 में एक ऐसी नीति आई थी जिसको एलपीजी बोलते हैं हम। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। ये बहुत मूलभूत बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली हैं। ठीक है, आज आयात निर्यात भी होते हैं, हम जानते हैं। आज आयात निर्यात भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हम जानते हैं भारत सबसे ज्यादा आयात निर्यात किसी करता है। ये 2022-23 का डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण का। इसके हिसाब से भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, यानी अपना माल भेजता है। जैसे आप जानते हैं आयात निर्यात क्या होते हैं, किसी देश से किसी और देश में न माल जाए। जैसे ये भारत है हमारा, आपको मैप लगेगा, समझ में नहीं आएगा शायद। हाँ, ये भारत है। अब यहाँ से अमेरिका को जाता है माल, तो इसको बोलते हैं निर्यात। जबकि अमेरिका से भारत आता है तो इसको आयात बोलते हैं। ये तो आप बेसिक 2 शब्द जानते ही होंगे, निर्यात आयात। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जरूर याद रखिएगा, हमारे इकोनॉमिक्स की पढ़ने की दृष्टिकोण में इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स से फायदा क्या होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को जान पाते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक बेहतर समाज विकसित होती है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए भी, अगर हम इकोनॉमिक का अध्ययन कर रहे हैं अपने इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आपके बेसिक जीवन के लिए भी अध्ययन है। सबसे बात तो ये समझिए कि आप एक ऐसे नागरिक हो जाएंगे जो अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीजें आप समझ पाएंगे जो आप अभी नहीं समझते होंगे। इकोनॉमिक का अध्ययन का ये भी लक्ष्य होता है। तो आइए कुछ चीजों की बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या है? इनको पंचवर्षीय योजनाएं बोली जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाएं बोली जाती हैं। और इनका कार्य क्या था पंचवर्षीय योजनाओं का? इनका कार्य था, जो योजना आयोग था उसने इनकी लागू करने के लिए हेल्प की थी। इनका कार्य था देश के विकास करना, देश का विकास। आप देखेंगे लगातार 11 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, 11-12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। इसमें देश का बहुत महत्वपूर्ण विकास भी हुआ है, जिसमें से आप देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में अलग अलग मॉडल, पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय अलग अलग मॉडल लाए गए कि देश का विकास किस तरीके से हमें करना है। इसी में आप देखेंगे आगे चल के हरित क्रांति की बात होती है पंचवर्षीय प्लान के अंतर्गत में। तो ये पंचवर्षीय प्लान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए कुछ पंचवर्षीय प्लानों को देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक हुई थी। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में इसे प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आर्थिक विकास के माध्यम से इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि एक युवा अर्थशास्त्री हुआ करते थे के.एन. राज सर, तो इन्होंने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इस तरीके से पंचवर्षीय योजना के लिए एक शुरुआत की गई, इसके लिए विचार किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि भारत सबसे पहले खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। इसके बाद हम कुछ और देखेंगे। तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, बांध और सिंचाई पर ध्यान दिया गया, इसमें निवेश किया गया। उदाहरण के तौर पर भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया। तो इसे और भी क्या कहा जाता है? इसको हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था ये मॉडल ने। तो इस तरीके से इसको हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा लक्षित वृद्धि दर 2.1% प्राप्त विकास दर 3.6% रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसके अतिरिक्त आइए और पंचवर्षीय योजनाओं पर जल्दी से बात कर लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर हम, तो इसमें आप देखेंगे ये 1956 से 1961 तक चली थी। इस योजना के माध्यम से अब इस बार औद्योगिकरण पर बल दिया गया, क्योंकि ऐसा समझा गया जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, भारत का भारी उद्योग नहीं लगेंगे, भारत का विकास नहीं होगा। तो इसमें औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? पी महालनोबिस सर ने। पी महालनोबिस सर ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, इस पर कार्य किया था। तो इसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था? इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया था, यानी आयात शुल्क अधिरोपित कर दिया था। हालांकि फिर ये 1991 में ये सब हटा दिया जाता है बहुत सारे उद्योगों से। ठीक है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। आइए तृतीय पर बात कर लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 65 तक, 66 मान लीजिए, इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन पर ध्यान दिया गया, कृषि एवं गेहूं। तो इस योजना में समझा गया कि नहीं, हम कृषि को नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे उद्योगीकरण पर बल दिया गया था। तो हमको कृषि उद्योग दोनों साथ साथ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस दृष्टि से कृषि गेहूं के उत्पादन पर ध्यान दिया गया इसमें ज्यादा, क्योंकि भारत खाद्यान्न की बहुत समस्या थी। भारत में अमेरिका से गेहूं आया करता था। तो इसमें राज्यों को विकास संबंधी सीधे उत्तरदायित्व सौंपे गए। राज्यों को माध्यमिक उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके अलावा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। इसमें पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। हालांकि पंचायती का जो संवैधानिक दर्जा है वो 1993 में मिला, लेकिन यहाँ पे शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। जहां से हमने योजना अवकाश की घोषणा की थी, इसका एक कारण यह था
कि उस समय हमारे लगातार युद्ध हो रहे थे। आप देखेंगे पाकिस्तान का युद्ध, तो इस तरीके से ये सब चीजें भी इसमें काफी वही बहुत सारे कारण थे। तो भारत पाक युद्ध हो गया था, इसके कारण ये प्राथमिक कारण था जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, ये असफल योजना थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना इसके बाद आई। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कार्यकाल था उनका 1969 से लेके 74 तक योजना का काल था। इस योजना में जो पिछले विफलताएं हुई थी उन पर सुधार का प्रयास किया गया था। इसको गार्डगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यहाँ पे 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया सरकार ने, और इसके अलावा हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया गया इस योजना के तहत। ठीक है, सूखा संभावित कार्यक्रम भी शुरुआत किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि 5.6% लगभग रही। ठीक है, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% प्राप्त हुई हमें। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में लागू हुई। इसमें आप देखेंगे इस योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। उन्होंने नारा भी दिया इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटाओ। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया और केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी आखिरकार। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई इसमें। इसके अलावा योजना के पहले वर्ष में कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। ठीक है, तो ये सब किए गए। बस 1978 में निर्वाचित सरकार, जो सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उसने उस योजना को खारिज कर दिया आखिरकार। तो इसमें आप देखेंगे फिर इसके बाद रोलिंग प्लान आता है। रोलिंग प्लान यह अस्थिरता का हालांकि दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की थी। इसमें तो बदले में बस 1980 में गांधी जी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई थी, उन्होंने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस द्वारा इसे खारिज कर दिया फिर छठी पंचवर्षीय योजना को। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक रोलिंग प्लान का तो क्या है ये रोलिंग प्लान? इसका तात्पर्य ऐसी योजना थी जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले नई योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना पर। तो ये 1980 से 1985 तक लागू हुई। हालांकि फिर से छठी पंचवर्षीय योजना आई। इस छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया था इसने, आर्थिक उदारीकरण। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जो नेहरू जी ने समाजवाद का सपना देखा था, उसके अंत के रूप में इसको देखा गया। इसमें क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। इसमें परिवार नियोजन, शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। इसमें नाबार्ड, आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। इसमें इसका कार्य था जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास करवाना और जो ग्रामीण स्तर पर बैंक है उनको बैंकों को पैसा प्रदान करना ताकि वो ग्रामीण इलाके में विकास कर सकें। तो इसके अलावा आइए सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना तो ये 1985 से 90 तक लागू रही। 1985 से 90 तक लागू रही। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर पर सुधार पर जोर दिया। कुल मिला के यहाँ पे प्रौद्योगिकी की शुरुआत अच्छी हुई। इसके अलावा आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करना, इन सब जरूरतों पर जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। तो एक महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ वार्षिक योजनाएं आई 90 से 92 के बीच में। इसके अलावा फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है और ये 1992 से 97 तक चलती है। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। उद्योगों का आधुनिकीकरण हुआ इस योजना के माध्यम से
और इसमें 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया, WTO का सदस्य हो गया भारत 1 जनवरी 1995 से। इसी योजना के दौरान हुआ था, 8वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन, व्यापार को नियंत्रित करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, तो इस पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में इसकी शुरुआत हुई। इस पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे भारत के 50 वर्षों को लगभग चिन्हित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था इस कार्यकाल में। गरीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया इसमें। इसके अलावा तीव्र विकास, लोगों की जीवन गुणवत्ता का कोशिश की गई इसमें। और भी इसमें आप देखेंगे तो आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काफी कार्य हुआ। 7.1% विकास दर की कोशिश की थी इसमें, हालांकि 6.8% वास्तविक विकास दर प्राप्त हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं 2002 से 2007 के बीच में चली थी पंचवर्षीय योजना। समावेशी और समान विकास को इसमें बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। प्रति वर्ष 8% GDP दर का भी लक्ष्य रखा है इसने, GDP विकास दर का। ठीक है, तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 2007 से 2012 के बीच में। और इस दौरान आप देखते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया गया। इसमें उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और 2010 में हालांकि ये लागू भी हो गया। इससे 614 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया। तो ये शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। इसके अलावा इसमें समावेशी विकास एक मुख्य विषय वस्तु थी। तो इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? C रंगराजन जी ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, रंगराजन जी ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और इसमें 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद में आती है और ये 2012 से 17 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास प्राप्त करना। तो आप देखेंगे इस योजना के माध्यम से हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना था इस योजना में, और नए रोजगार सृजित करने थे। और इसके अलावा स्कूलों में वो अधिक नामांकन उपलब्ध कराना था। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो आपकी 2017 तक कंटिन्यू रही, क्योंकि इसके बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो करंट सरकार है, इसने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने बात की। चलिए आइए आगे बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये LPG रिफॉर्म एक बहुत महत्वपूर्ण दौर है 1991 का। आप देखेंगे भारत उस समय सामाजिक जो समाजवाद है और लाइसेंसी राज है, इन सब व्यवस्थाओं से पीड़ित था। तो ऐसे में भारत में LPG रिफॉर्म होता है। तो क्योंकि आज के पीछे भी कुछ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम और 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आ चुकी थी। इस नीति में क्या हुआ था, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखना था, परंतु कालांतर में उद्योगों की अदक्षता के कारण इसके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस हुई। तो जरूरत के साथ कुछ ढील दी गई और 1991 में नई आर्थिक नीति आई और इस नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। LPG को अपनाया गया। निजीकरण के तहत सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है। तो निजीकरण का अर्थ क्या होता है, सरकार का स्वामित्व इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, उदारीकरण के तहत सरकार द्वारा सरकारी निरीक्षण एवं नियंत्रण में कमी की जाती है, तो सरकार का नियंत्रण भी कम हो जाएगा। सरकार का नियंत्रण भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो वैश्वीकरण है, इसमें विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है, जिसके अंदर विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से सरकार ने LPG की शुरुआत की। ठीक है, याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को ही LPG कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो नई औद्योगिक नीति ये कब लागू हुई थी? ये 24 जुलाई 1991 को घोषित हुई थी। 1991 घोषित की हुई थी। इसमें सार्वजनिक नियंत्रण को शिथिल कर दिया। इसके बाद में क्या क्या फायदा हुए? इससे फायदा हुआ औद्योगिक
लाइसेंस से मुक्ति मिली, क्योंकि लाइसेंस पहले लेने पड़ते तो ऐसे में इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा रिश्वत लेते थे। लाइसेंस से मुक्ति मिली। मुक्ति इससे क्या हुआ, कुल मिला के 18 प्रमुख उद्योग जो सरकार के अंतर्गत होने आवश्यक थे, इन 18 उद्योगों को छोड़कर सिर्फ सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। कालांतर इनमें भी कमी आई और वर्तमान में केवल कुछ ही उद्योग बचे हुए हैं, 3-4 उद्योग बचे हुए हैं, जिसमें 4 उद्योग मुख्य हैं। सिगरेट उद्योग, तंबाकू उद्योग यानी सिगरेट या तंबाकू उद्योग, दूसरा हो जाएगा खतरनाक रसायन उद्योग, तीसरा हो जाएगा यानी तंबाकू उद्योग, दूसरा हो जाएगा रसायन और तीसरा हो जाएगा परमाणु ऊर्जा और चौथा हो जाएगा रेलवे। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो इस 4 उद्योगों को छोड़कर वर्तमान में, उस समय 18 उद्योगों को छोड़कर सरकार ने सभी का निजीकरण कर दिया, या लाइसेंस मतलब उनको लाइसेंस के अंतर्गत नहीं रखा गया, यानी लाइसेंस आपको लेने की आवश्यकता नहीं, आप उद्योग खोल सकते हैं। सिर्फ 4 उद्योग में लाइसेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार के अंडर में रहेंगे, क्योंकि ये सरकार के अंडर में होने भी चाहिए। नंबर दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी हुई। इससे क्या हुआ, नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए 17 उद्योगों घटाकर 8 कर दिया गया। सार्वजनिक उद्योगों के लिए जो तंबाकू उद्योग है, इनके लिए ना लाइसेंस लेना अब भी आवश्यक है, लाइसेंस, ठीक है। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी हुई है, इससे क्या कर दिया गया, जो नए और आरक्षित उद्योग हुआ करते थे उनमें कमी कर दी गई और 8 उद्योगों को सिर्फ आरक्षित रखा गया। कालांतर में से और भी कम कर दिया गया। अब हम देखते हैं केवल 2 उद्योग हैं, जिसमें से परमाणु ऊर्जा और रेलवे, ये 2 ही उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो अभी सरकार के अंडर में है। बाकी सभी उद्योगों का सरकार ने निजीकरण कर दिया है और सरकार तो अब रेलवे की तरफ भी निजीकरण की तरफ जारी देख रहे हैं आप। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन चुका है भोपाल में, जो वहां की गोंड रानी कमलापति के नाम पे है। तो ये रेलवे स्टेशन भी प्राइवेटाइज आ गया भारत में। हालांकि परमाणु रेलवे 2 ही उद्योग बचे हुए हैं भारत में जो अभी भी सरकार के अंडर में आरक्षित हैं, बाकी सब मुक्त हो चुके हैं। यह तंबाकू रसायन उद्योग भी मुक्त हो चुका है। MRTP संपत्ति की सीमा, इसमें क्या किया गया, इस नीति में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जो होता था, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, निवेश विलय अधिग्रहण कर अपनी उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकें ताकि, ठीक है, ये सब कार्य किए गए। तो इसके अलावा आप देखेंगे इसमें इस नीति के माध्यम से इसमें जो स्थापना संबंधी नीति है, इसमें भी सुधार किया गया। और क्या किया गया, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग की अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसमें और क्या किया गया, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सीमा एवं शर्तों को अधिक उदार बनाया गया इसमें, और कुछ घोषणाएं भी नई की गई। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। तो विदेशी पूंजी के संबंध में एक एक्ट भी होता है 1999 के पूर्व में। यहाँ पे कठोर अधिनियम हुआ करते थे कुछ, एक फेरा हुआ करता था, फेरा, ये क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके स्थान पर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया और इसको थोड़ा आसान बना दिया गया, और 2000 से ये प्रभावी भी हो गया है, सन 2000 से। तो फेरा की जगह फेमा एक्ट लाया गया, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मैनेजमेंट एक्ट लाया, रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट शब्द कर दिया गया। तो भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें अगर देखें हम तो अंश पूंजी, शेयरों के विक्रय, शेयर विक्रय, ऋण पत्र, लाभ का पुनर्निवेश, इस तरीके से संस्थागत स्रोतों से यहाँ पे वित्त के औद्योगिक स्रोत बनते हैं। इसमें प्रमुख संस्थाएं भी हैं जो उद्योग के वित्त की घोषणा करती हैं। ये संस्थाएं हैं आप देखेंगे, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड,
IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी 1948 में स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन मध्यम ऋण प्रदान करती है ये संस्था। इसके अलावा दूसरी संस्था है औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसको ICICI बोला जाता है, ICICI। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका क्या कार्य था? निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को, जो आप देखते हैं आज बैंक भी है, वित्त पोषण करना। 2002 से इस संस्था का विलय ICICI बैंक में कर दिया गया। ठीक है, तो ये ICICI जो संस्था थी अब ICICI बैंक के अंतर्गत विलय हो चुकी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ये भी आप देखते हैं आज एक बैंक है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य था इसका वित्त पोषण करना विविध स्तरों पर। अक्टूबर 2004 से इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक भी था एक, IBI। तो IIBI का भी शुरुआत इसीलिए की गई थी कि कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाए। बाकी इसमें बैंक के रूप में इसका पुनर्निर्माण कर दिया गया 1985 में। 1997 में पुनः इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक रखा गया फिर से। तो अभी इसको IIBI भी है। तो ये सब संस्थाएं हैं जो आपकी संबंधित हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से, यानी LPG रिफॉर्म से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर, आप एग्रीकल्चर देखते हैं, भारत का प्राइमरी सेक्टर के रूप में जाना जाता है। अगर हम प्राइमरी से, हम 3 सेक्टर होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के जो GDP में योगदान देते हैं। इसमें होता है प्राइमरी, होता है इसमें होता है प्राइमरी, यानी इसमें कृषि जैसी चीजें आती है। द्वितीयक होता है सेकेंडरी होता है, इसमें विनिर्माण जैसी चीजें आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र, इसको बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र। इसमें सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, तो सबसे ज्यादा योगदान इसका होता है। इसके अलावा प्राइमरी फिर सेकेंडरी। तो इस तरीके से अगर हम भारत की बेसिक चीजों को देखें तो तृतीयक क्षेत्र भारत का सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्रक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इंडस्ट्री, वैसे भी भारत में लगभग 49% जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है, इसलिए भारत कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में। इंडस्ट्री द्वितीयक क्षेत्र का, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है इंडस्ट्री। इसमें माइनिंग, टेक्सटाइल, फार्मा की चीजें, दवाई संबंधित, ऑटोमोबाइल और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो भारत में ये इंडस्ट्री सेक्टर उतना डेवलप नहीं है जितना तृतीयक क्षेत्र है, लेकिन अन्य देशों में ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है। सर्विस भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये सर्विस सेक्टर। इसमें IT सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर आता है, यानी सभी सेवा संबंधी चीजें इस सेक्टर में आती हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये राजकोषीय नीति इसको बोला जाता है हिंदी में। इसका अर्थ होता है देश में इसका राजकोषीय नीति, देश में बेहतर तरीके से जो टैक्सेशन होता है, कर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, यानी जनता के लिए खर्च होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और उधारी होती है। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है, यानी राजकोषीय नीति लाई जाती है। इसमें एक्ट भी भारत में चल रहा है राजकोषीय नीति का 2004-5, जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि राजकोषीय जब बजट आता है तो बजट आया, फिर इसके कुछ खर्च भी होते हैं। तो खर्च में क्या होता है, कई बार आप देखेंगे अलग अलग तरह के खर्च होते हैं, जिसमें राजस्व खर्च होते हैं, जिसमें पूंजी खर्च भी होते हैं, जिसमें से बहुत सारे खर्च होते हैं। ऐसे में कुल मिला के कई बार हमारे यहाँ राजकोषीय घाटा बन जाता है। तो राजकोषीय घाटा कम हो जाए, इसके ध्यान में रखते हुए राजकोषीय ये हमें नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। तो ये राजकोषीय नीति भी महत्वपूर्ण है। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी काम क्या करती है? ये रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये सब चीजें को रेगुलेट करती है और ये महंगाई को नियंत्रित करती है। सबसे बड़ी बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति इसको बोला जाता है हिंदी में, मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति में 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI से होते हैं और 3 मेंबर होते हैं भारत सरकार के। और इसकी जो अध्यक्षता करता है, ये करता है गवर्नर करता है इसकी अध्यक्षता। इसके माध्यम से
वो तय किया जाता है हर 3 महीने बाद कि भारत में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, कितना इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, कहीं अपस्फीति तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसे में पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ जाएगा देश की अर्थव्यवस्था को। तो ये सब नियंत्रित करने का कार्य करती है मौद्रिक नीति, और इसमें रेपो रेट के माध्यम से करती है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का कार्य होता है, अगर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दी है तो इसका मतलब क्या होगा? बैंक मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं पहुंचाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन नहीं है तो रेपो रेट के माध्यम से बैंक पैसा देंगे, तो बैंक भी पैसा ज्यादा मार्केट में प्रवाहित करेंगे। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। आइए, उदाहरण के तौर पर बैंक है और आप हैं, पर्सन ए है। तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, तो बैंक क्या करेगा? अपनी जो ब्याज दर है, ये ब्याज दर कम कर लेगा। ब्याज दर कम कर लेगा तो इससे क्या होगा? आप बैंक इसको पर्सन ए को पैसा दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा? पर्सन ए ये पैसा ले लेगा। अगर आपको सपोज करो 2% ब्याज दर पे पैसा देंगे, मतलब इसको पैसा वापस करते समय सिर्फ आपको 2% देना है, तो ज्यादा पैसा लेगा और ये पैसा क्या करेगा? निवेश करेगा। तो इससे क्या होगा? मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, तो क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी। तो इससे अगर इन्फ्लेशन नहीं है, अपस्फीति हो रही है, तो इससे क्या है? मार्केट में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोगों का घर चलेगा, अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचेगा। लेकिन अगर सोचिए, ये जो बैंक है, इससे क्यों हुआ? क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की मात्रा कम कर दी थी। इसका उल्टा है, अगर बैंक ये बढ़ा देता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, बैंक की रेपो रेट बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा? जो ये पर्सन पैसा लेने वाला था, ये तो पैसा 2% पे लेना था, अभी 10% कर दिया। मतलब आपको 100 रुपए लेते हैं तो 10 रुपए आपको वापस करना होगा बैंक को। तो ये पर्सन ए पैसा नहीं लेगा और निवेश नहीं करेगा। ऐसे में क्या होगा? मार्केट में जो अतिरिक्त पैसा है, ये सारा पैसा अदर सोर्स से बैंक के पास पहुंच जाएगा फिर से, और जो मार्केट में ज्यादा पैसा था जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो ये पैसा फिर नहीं होगा। इस तरीके से रेपो रेट का कार्य होता है। इसको और विस्तार समझेंगे जब हम विस्तार से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। बजटरी प्रोसेस, आप जानते हैं सरकार हर साल बजट जारी करती है आने वाले समय के लिए, ठीक है? जैसे सरकार लेके आती है फरवरी के महीने में, तो आने वाले वर्ष के लिए लेके आती है। तो क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल से नया वित्त वर्ष लग जाता है, तो देखिए इस साल जैसे बजट आया था हमारा फरवरी 2023 में आया था, 2023 में आया था, तो ये आया था बजट 2024-25 के लिए। तो ये बजट आया था 2023-24 के लिए, ठीक है? 2023-24 आने वाले समय के लिए बजट जारी किया जाता है, आने वाले साल के लिए। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल 2023 से लगेगा ना नया साल, तो ये आने वाले वर्ष के लिए जारी किया जाता है। क्योंकि जो वित्त वर्ष का साल होता है और जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। हमारा जनवरी शुरू होता है, जबकि ये मार्च अप्रैल से शुरू होता है। तो इसलिए इस तरीके से इसको रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार 5वां केंद्रीय बजट जारी किया था सरकार ने, 5वां केंद्रीय बजट जारी किया हुआ था। ये बजट कितना का था? कुल मिला के 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया था सरकार ने इस बार, जो 2023 में बजट पेश किया हुआ है, फरवरी 2023 में, 1 फरवरी 2023 को, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये पिछले बजट से 7.5% अधिक था, और ये अमृतकाल के लिए बजट था। ये इसकी टैगलाइन थी, ठीक है? इसमें 7 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया था, जिसमें समावेशी विकास, अवसंरचना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति, ये मुख्य इसकी चीजें थी, इसके मुख्य आवश्यक प्रावधान थे, ठीक है? तो ये सब चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मुख्य योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया था, जिसमें जल जीवन मिशन पर 7,000 करोड़, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना पर 7,950 करोड़, मनरेगा के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो ये सब याद रखेंगे हम। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप जानते हैं, भारत का व्यापार चलता है कई सारे देशों के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता ही रहता है। तो भारत लगातार व्यापार के मामले आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके हिसाब से हम सर्वाधिक अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं अमेरिका को। हम सर्वाधिक अमेरिका को निर्यात करते हैं,
जो हमारा पिछला आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 का, इसके माध्यम से है पता चला है। इसके अलावा हम सबसे आयात कहाँ से करते हैं? हम आयात सबसे ज्यादा करते हैं चीन से। फिर इसके बाद यूएई का नंबर आता है, अरब अमीरात, और इसके बाद फिर अमेरिका का नंबर आता है। जबकि हम सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ करते हैं? अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और चीन को करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आप जानते हैं गरीबी, भारत में गरीबी अभी भी कई बड़े स्तर तक है। इसके अलावा बेरोजगारी की भी एक समस्या है। इसकी कई सारी परिभाषाएं होती है, गरीबी के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा मनरेगा चलाया जाता है। मनरेगा हमने अभी अभी बात की थी, सरकार ने मनरेगा के लिए 6,000 करोड़ इस साल के लिए जारी किए थे। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो सरकार इंफ्रा के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए नई नई योजनाएं लेके आ रही है सरकार, ताकि इंफ्रा का विकास होता रहे। इसमें देखेंगे आप, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन सरकार ने 16,000 करोड़ जारी किए इस बार के लिए। तो मनरेगा के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ जारी किए सरकार ने। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए इसने उत्तर पूर्व में जो अवसंरचना विकास है नॉर्थ ईस्ट में, इसके लिए 2,491 करोड़ सरकार ने जारी किए। इसके अलावा फेम स्कीम जो ईवी संबंधित है, इसके लिए भी सरकार ने पैसे जारी किए इस बार काफी, और लगातार सरकार कार्य कर रही है विकास योजनाओं के लिए, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं जिसके लिए सरकार ने लगातार काम किया है। आगे बात करते हैं चैलेंजेस। असमानता सबसे बड़ी चैलेंजेस है। जैसा कि हम जानते हैं भारत में बहुत जो 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 10% लोग हैं सबसे शुरुआती, इनके पास भारत देश की लगभग 55% संपत्ति इनके पास में है, 10% लोगों के पास में। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है भारत के सामने, इनइक्वालिटी, असमता का। तो समावेशी विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत सर्विस बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। तो ये 2 चुनौतियां हैं हमारे देश के समक्ष हाल फिलहाल में। एग्रीकल्चर इशू, आप जानते हैं भारतीय कृषि लगातार छोटे जोतों की समस्या से और अन्य समस्याओं से ग्रस्त है। इसके अलावा इसमें जो किसान हैं तो वो भी लैंड किसी और की है, काम कोई और कर रहा है। तो इस तरीके से ये सब समस्याएं भी हैं। आप जानते हैं 86% जोतें छोटी जोतें हैं, छोटी और सीमांत जोतें हैं भारत में। तो इसलिए इसमें तकनीक निवेश नहीं हो पाता है, जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है किसानी के क्षेत्र में। इसके अलावा एनवायरमेंट कंसर्न भी है। इसका मतलब क्या है? पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं भारत में। लगातार कार्बन का उत्सर्जन और अन्य चीजें भारत में विकास को प्रभावित कर रही हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो भारत के सामने और भारत के इकोनॉमिक्स के सामने। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, भारत को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, कैसे भारत की इकोनॉमिक्स को विस्तार समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेशन में। नमस्कार।